हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, तो हमारी आज की वीडियो सिंधु सभ्यता के ऊपर रहेगी। आज की वीडियो लॉन्ग वीडियो है जो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स की होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो इसके बाद आपको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी अदर मटेरियल देखने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप सब लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये सब हमने 11th-12th में हिस्ट्री में पढ़ रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक चली थी। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी। सिंधु नदी घाटी में फैलने की वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। ठीक है, अब इसका एक मेन पॉइंट है, प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है कि प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पहली बार इसमें हमें कांस्य के प्रयोग के कुछ साक्ष्य कुछ प्रमाण मिले हैं, तो इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से आधुनिक पाकिस्तान व पश्चिमी भारत के सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ये इसका एरिया है। ठीक है, यह सभ्यता मुख्य रूप से आधुनिक पाकिस्तान व पश्चिमी भारत के सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, अब है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। शुरुआती काल, ये जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का विकास 3300 ईसा पूर्व से लेकर हुआ था और यह लगभग 2600 ईसा पूर्व तक परिपक्व हो गई थी। 2600 ईसा पूर्व तक ये मतलब जो है डेवलप हो गई थी। ये जो सिंधु सभ्यता है 2600 ईसा पूर्व तक पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और 1300 ईसा पूर्व तक इसका पतन हो गया था। खुदाई, 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की खुदाई से इस सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में हुई थी और इन शहरों की खुदाई से इस सभ्यता की खोज हुई। प्रारंभिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन दुनिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक माना जाता है जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ है। ठीक है, व्यापक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे व्यापक सभ्यताओं में से एक थी जो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में यमुना नदी तक फैली हुई थी। ठीक है, प्रमुख केंद्र, सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, जिनका पता 1921 की खुदाई में चला था। अंत, और जैसा कि भी मैंने बताया था कि ये 1300 ईसा पूर्व तक चली थी। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया था। यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व तक लुप्त हो गई थी। ठीक है, 3300 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 2600 ईसा पूर्व तक ये विकसित हो गई थी, डेवलप हो गई थी। 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो है पतन शुरू हो गया था, ये एंड की तरफ चली गई थी और 1500 तक ये जो है लुप्त हो गई थी और 1300 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया था। ठीक है, अब है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। शहरी नियोजन, सबसे पहली विशेषता, सिंधु सभ्यता की सबसे पहली विशेषता क्या है? शहरी नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था जिनमें ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें और सार्वजनिक स्थल थे। ठीक है, ये मैं आगे आपको जो शहरी नियोजन है ये मैं आपको आगे ब्रीफ में इसको डिफाइन करूँगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, जल निकासी प्रणाली,
हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली एक उन्नत जल निकासी प्रणाली थी जो घरों से पानी को नालियों के माध्यम से बाहर ले जाती थी। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली थी वो एक उन्नत किस्म की प्रणाली थी जिसमें नालियों के माध्यम से पानी को घरों से बाहर ले जाया जाता था। अब है मानकीकृत वजन और माप। सिंधु सभ्यता में एक मानकीकृत वजन व माप की मापन प्रणाली थी जो वाणिज्य और व्यापार के लिए अत्यंत उपयोगी थी। कोई भी व्यापार लगा लो, कोई भी व्यापार हम लोग करते थे उसके लिए वजन और माप की एक मापन प्रणाली होनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का माप ही नहीं हम कर पाएंगे तो उस चीज़ को हम ना तो हम सेल कर सकते हैं ना ही हम उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब है कला और शिल्प। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सुंदर कलाकृतियों और शिल्प बनाए जैसे कि मोहरे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने और आभूषण आदि। सिंधु सभ्यता की खुदाई में हमें मिट्टी के मोहरे, मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के खिलौने, मोहरे और आभूषण आदि हमें प्राप्त हुए हैं। अब है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया, यानी कि सिंधु सभ्यता में व्यापार भी किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण थे जिनमें से कुछ यहाँ हैं और कुछ वीडियो में आगे जो इसके अन्य पतन के अन्य कारण थे कि सिंधु सभ्यता का अंत किस वजह से हुआ, ये चीज़ें आगे भी क्लियर करूँगी। पहले ये जो शॉर्ट में हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आर्य आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अब है पर्यावरण परिवर्तन। और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि गग्गर हकरा नदी में सूखने व बाढ़ के कारण, कौन सी नदी में? गग्गर हकरा नदी में बाढ़ व सूखे के कारण सिंधु घाटी के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। अब है सामाजिक और आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में सामाजिक तथा कुछ आर्थिक परिवर्तनों का भी योगदान रहा है। अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अंत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का अंत कई कारकों के संयोजन से हुआ है, यानी कि सिंधु सभ्यता के अंत में कई जो कारक हैं वो उनका योगदान रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट, बाहरी आक्रमण और सामाजिक आर्थिक पतन के अलावा भी कुछ अन्य कारण शामिल हैं। ठीक है, संभावित कारण। ये बिल्कुल शॉर्ट में आप सब लोगों को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। सिंधु घाटी में जलवायु परिवर्तन हुआ जिसमें तापमान में गिरावट आई, वर्षा में कमी और नदियों के मार्ग में बदलाव शामिल थे। इन परिवर्तनों ने कृषि को प्रभावित किया और सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता पतन की ओर चली गई। अब है पर्यावरण संबंधी गिरावट। सिंधु घाटी में मिट्टी का क्षरण, वनों की कटाई और जल संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ, जिससे पर्यावरण के क्षरण को बढ़ावा मिला। यानी कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के बर्तन आदि बनाने से मिट्टी का क्षरण हुआ, वनों की कटाई और जल संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ, जिसके कारण सिंधु सभ्यता पतन की ओर चली गई। वह है सामाजिक और आर्थिक पतन। आंतरिक आर्थिक और सामाजिक असमानताओं, व्यापार नेटवर्क में गिरावट, शासन की कमजोरियों ने सिंधु सभ्यता के पतन में योगदान दिया है। ठीक है, कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं थी, व्यापार में कमी थी और शासन में कमजोरी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट है बाहरी आक्रमण। ये अभी पहले भी क्लियर किया था कि आर्यों के आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इंडो यूरोपीय जनजातियों यानी कि आर्यों, अगर किसी को ये याद ना रहे इंडो यूरोपीय जनजातियों तो वो आर्य याद रख सकता है। तो आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया, जिससे सभ्यता का पतन हुआ। अब सिंधु सभ्यता के पतन के विभिन्न मत। ठीक है, कुछ अन्य मत भी हैं सिंधु सभ्यता के। आर्य आक्रमण, ये मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया है कि बाहरी आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण के कारण हुआ, विशेष रूप से आर्यों द्वारा। मोर्टिम व्हीलर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इस सिद्धांत का समर्थन मोर्टिम व्हीलर ने किया है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधी कारक। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन व पर्यावरणीय गिरावट ने सिंधु सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी नेक्स्ट है आंतरिक पतन। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आंतरिक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के कारण हुआ, जैसे कि व्यापार में गिरावट और शासन में कमजोरी। अभी क्लियर किया था। तो इसका जो निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई कारकों ने योगदान दिया। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट, बाहरी आक्रमण और सामाजिक और आर्थिक पतन सभी ने सिंधु सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब है कि सिंधु सभ्यता में लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा होती थी। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपति थे, जिन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसे शिव का अवतार माना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में पशुपति मोहरें मिली हैं, जिन मोहरों पर योग मुद्रा में बैठे 3 सिर वाले मानव की आकृति बनी हुई है, जिसे जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी, पीपल के पेड़ तथा अन्य पशुओं की भी पूजा की जाती है। अब हम सिंधु सभ्यता में पूजा को विस्तार से पढ़ते हैं। पशुपति, ये अभी क्लियर किया है कि पशुपति मोहरें सिंधु सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता के रूप में मिली हैं। इन मोहरों पर मोहनजोदड़ो की खुदाई में इन मोहरों पर योग मुद्रा में बैठे 3 सिर वाले मानव की आकृति बनी हुई थी, जिन्हें लोग पशुपति के नाम से जानते थे। ठीक है, मातृ देवी। कालीबंगा और लोथल से मिली मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ, मरण मूर्ति किसे बोलते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ, जो संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, वो इस बात को इंगित करती हैं, यानी कि इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता में लोग पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे तथा उसकी पूजा करते थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है कि सिंधु सभ्यता में लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, पशु पूजा। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न पशुओं जैसे कि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण आदि की पूजा करते थे। अन्य कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि सिंधु सभ्यता में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की। तो सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते थे। अब है लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक सांकेतिक लिपि थी, जिसे अक्सर हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई भी वर्ड्स, अक्षर नहीं थे। सांकेतिक लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसमें कई विशिष्ट प्रतीक थे जिनका प्रयोग भाषा के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता था। यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि में चित्रों द्वारा समझा जाता था। चित्रों और सांकेतिक, यानी कि चित्रों को संकेत बनाकर भाषा का प्रतिनिधित्व किया जाता था। अब हम सिंधु सभ्यता की लिपि को विस्तार से पढ़ते हैं। सांकेतिक लिपि। सिंधु लिपि सांकेतिक चिन्हों का एक संग्रह थी, जो मुख्य रूप से मोहरों, मोहर छापों तथा अन्य वस्तुओं पर लगाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चित्रात्मक लिपि। लिपि के प्रतीक जानवरों, पौधों और अन्य पशुओं के चित्र थे और इन्हें चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब है अनुवाद में कमी। कि जो सिंधु लिपि है उसको अभी तक भी पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसको समझा जा सकता है, लेकिन उसको अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। लेखन शैली। लिपि आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन लंबे पाठ में ब्रोस्ट्रोफेडान शैली का उपयोग किया
गया था। ठीक है। अब है अज्ञात भाषा। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसकी भाषा अज्ञात है और इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वर्तमान में भारत में कोई भी लिपि सिंधु लिपि द्वारा विकसित नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी तक उस लिपि को अभी तक समझा ही नहीं गया है। तो उससे प्रभावित होकर कोई भी लिपि भारत में कोई भी लिपि सिंधु लिपि द्वारा विकसित नहीं की गई है। अब है सिंधु सभ्यता की कृषि कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस किस चीज़ की किस फसल की कृषि खेती करते थे। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है। कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि व पशुपालन पर आधारित। कि जो सिंधु लिपि है उसको अभी तक भी पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है। उसको समझा जा सकता है लेकिन उसको अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। लेखन शैली। लिपि आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन लंबे पाठ में ब्रोस्ट्रोफेडान शैली का उपयोग किया गया था। ठीक है। अब है अज्ञात भाषा। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसकी भाषा अज्ञात है और इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वर्तमान में भारत में कोई भी लिपि सिंधु लिपि द्वारा विकसित नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी तक उस लिपि को अभी तक समझा ही नहीं गया है। तो उससे प्रभावित होकर कोई भी लिपि भारत में कोई भी लिपि सिंधु लिपि द्वारा विकसित नहीं की गई है। अब है सिंधु सभ्यता की कृषि कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस किस चीज़ की किस फसल की कृषि खेती करते थे। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है। कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि व पशुपालन पर आधारित था। फसल। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, कपास, अनाज, खजूर आदि सहित कई प्रकार की फसलें उगाते थे। वे कपास की खेती करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। कपास की खेती करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब है पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बिल्ली जैसे जानवर पालते थे। अब नेक्स्ट है फल। सिंधु सभ्यता में अंगूर, खजूर, बेर जैसे फल उगाए जाते थे। इसके अलावा खरबूजा, अनार, नारियल व केला भी आहार में शामिल थे। अब है सिंधु सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ बातें हैं जो वीडियो में रिपीट हो रही हैं। ठीक है। लेकिन वो रिपीट होना जरूरी है, इसलिए रिपीट हो रही हैं। समय काल यानी कि समय अवधि, ये मैंने आपको बताया ही था कि 3300 ईसा पूर्व में उसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1300 ईसा पूर्व में उसका पतन हुआ था, एंडिंग हुई थी। ठीक है। 3300 में स्टार्टिंग और 1300 ईसा पूर्व उसका पतन। भौगोलिक विस्तार। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे आधुनिक पाकिस्तान व उत्तर पश्चिमी भारत में विकसित हुई थी। शहरी योजना, नगर नियोजन, ये मैं आपको क्लियर करूँगी, ये इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो में आगे आपको मैं क्लियर करूँगी डीपली। सिंधु सभ्यता के शहरों की योजना बहुत व्यवस्थित थी, जिसमें सड़कों, नालियों तथा घरों की अच्छी प्रणाली बनाई गई थी। यानी कि चलो ये मैं आपको आगे ही क्लियर करूँगी। शहरी नियोजन, शहरी योजना, इसको मैंने ब्रीफली आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, इसको वीडियो में आगे मैं आपको डिफाइन करूँगी। आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार के माध्यम से जीवन यापन करते थे। कृषि द्वारा, पशुपालन द्वारा और व्यापार द्वारा। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन सी वो कृषि करते थे, कौन कौन से पशुओं का पालन करते थे। अब है सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता के समाज में विभिन्न सामाजिक वर्ग शामिल थे। ठीक है। धार्मिक जीवन, ये भी अभी मैं आगे क्लियर करूँगी आपको। सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन भी महत्वपूर्ण था, जिसमें प्रकृति पूजा की जाती थी। अभी बताया था पीछे, देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ मिली थी, वह विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी शामिल थे। ठीक है। इसको आगे करूँगी मैं, इसको डिफाइन।
कला और संस्कृति। सिंधु सभ्यता के लोगों ने विभिन्न कलाकृतियों व सामाजिक वस्तुओं का भी विकास किया, जिसमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन व अन्य कलाकृतियाँ शामिल थीं। ठीक है, मोहरें, मिट्टी के बर्तन व अन्य कलाकृतियाँ शामिल थीं। अब है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था, जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा जो शहर है, सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा शहर है, वो कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के। अब नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह भी सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अब है नेक्स्ट लोथल। यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। बंदरगाह क्या होती है, ये भी मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा। यह भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। धोलावीरा, धोलावीरा को मैं आगे डिफाइन करूँगी। यह सिंधु सभ्यता का एक और प्रमुख शहर था, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये देखिए बोला। नेक्स्ट शहरी नियोजन, या इसको हम नगर नियोजन भी बोलते हैं। शहरी नियोजन क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग नियोजित शहरों का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इनके शहर ग्रिड पैटर्न पर व्यवस्थित है। किस पर? ग्रिड पैटर्न पर। नेक्स्ट है हमारा ईंटों से बनी इमारत। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में ईंटों का व्यापक उपयोग हुआ है, जो कि उस समय की एक प्रमुख विशेषता थी। सड़कें। सिंधु सभ्यता में चौकोर व व्यवस्थित सड़कें थीं। सड़कें समकोण पर काटती थीं तथा इस प्रकार से नगर योजना थी। जो सिंधु सभ्यता में सड़कें थी वो चौकोर व व्यवस्थित थी और सभी सड़कें समकोण पर काटती थीं। नेक्स्ट है जल निकासी प्रणाली। सिंधु सभ्यता में शहरों में एक उन्नत जल निकासी प्रणाली, जिससे पानी व अपशिष्ट को आसानी से बाहर निकाला जा सकता था। ठीक है, जल निकासी प्रणाली उन्नत किस्म की थी। नेक्स्ट है अन्य विशेषताएं। सिंधु सभ्यता में कृषि, व्यापार व लेखन प्रणाली का भी विकास हुआ है। कृषि का विकास हुआ है, व्यापार का विकास हुआ है व लेखन प्रणाली का भी विकास हुआ है। नेक्स्ट धार्मिक मान्यताएं। सिंधु सभ्यता में प्रकृति पूजा व मूर्तियों का प्रयोग महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब है धर्म। सिंधु सभ्यता के धर्म के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको समझाती हूँ। सिंधु सभ्यता के धर्म के बारे में अभी तक पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन कई साक्ष्यों, कई प्रमाणों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में प्रकृति की पूजा, मातृ देवी व पशुओं की पूजा की जाती थी। प्रकृति पूजा यानी कि पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की। मातृ देवी की पूजा व पशुओं की पूजा की जाती थी। धर्म के प्रमाण। सिंधु सभ्यता में हमें धर्मों के क्या प्रमाण मिले हैं? प्रकृति पूजा सबसे पहले, नेचर की पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति के विभिन्न तत्वों, पेड़, पानी व जानवरों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है मातृ देवी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पशु पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न जानवरों जैसे बैल, हाथी आदि की पूजा करते थे। नेक्स्ट है पशुपति शिव। ये तो क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली सील या मोहरें इस बात का प्रमाण है। अन्य जानकारी। इसकी अदर डिटेल्स हैं। मंदिर। सिंधु सभ्यता के शहरों में मंदिर नहीं पाए गए हैं। ठीक है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस प्रकार की धार्मिक गतिविधि करते थे।
ठीक है, मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं तो हम ये इस बात को हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि वो किस प्रकार की धार्मिक गतिविधि करते थे। अब मंदिर के प्रमाण नहीं मिले तो पुजारी के प्रमाण तो मिलने ही नहीं थे। सिंधु सभ्यता के शहरों में पुजारी नहीं पाए गए, अतः यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनके धर्म का नेतृत्व कौन करता था। ठीक है, अब मंदिर में हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उनका नेतृत्व कौन करता है? पुजारी। और सिंधु सभ्यता में ना मंदिरों के प्रमाण मिले हैं ना पुजारियों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है यज्ञ। सिंधु सभ्यता में विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ हवन करते थे, क्योंकि राखी गढ़ी जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है उसमें यज्ञ स्थल के कुछ प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी 1921 में। हड़प्पा की खुदाई में सिंधु सभ्यता के कई अवशेष मिले हैं, जिनमें तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र आदि शामिल हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों के मकान, स्नानागार, नालियां भी मिली हैं। खुदाई में मोहरों, मूर्तियों व अन्य कलाकृतियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अब है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिली अन्य खोजें। तांबे व कांसे की सुइयां। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में विकिपीडिया में तांबे व कांसे की कई सुइयां मिली है, जिनमें एक सोने की सुई भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है अन्न भंडार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में अन्न भंडार, जिन्हें अन्नागार भी कहा जाता था, मातृ देवी की मिट्टी की आकृतियां व तांबे का पैमाना भी मिला है। पालतू जानवर। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जानवरों की हड्डियां जैसे भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर भी मिले हैं, जो कि पालतू जानवर थे। नेक्स्ट है अन्य कलाकृतियां। विभिन्न प्रकार के मोती, मिट्टी के बर्तन, आभूषण तथा मोहरें भी मिली हैं। ठीक है, क्या क्या मिला है? मोती मिले, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं और मोहरें भी मिली हैं। नेक्स्ट है नगर योजना। खुदाई में पक्की सड़कें मिली हैं, जल निकासी प्रणाली व नगर योजना के साक्ष्य मिले हैं। यह भी पीछे क्लियर कर दिया था आप लोगों को। कृषि के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं। अब है नेक्स्ट नर्तकी की मूर्ति। ये आप सब लोगों ने देखी होगी, नटराज वाली जो मूर्ति होती है उसको नर्तकी की मूर्ति कहते हैं। वो नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक सिंधु सभ्यता के एक स्थल से मिली है और यह कांस्य धातु की बनी हुई है। इसे 1926 में अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। किसने खोजा था? अर्नेस्ट मैके ने। कब? 1926 में। इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं। नर्तकी की मूर्ति कांस्य की मूर्ति है, कांस्य की धातु की बनी हुई है, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली थी। खोज ये अभी क्लियर किया था, 1926 में की है, अर्नेस्ट मैके ने की है। स्थान, अब ये वर्तमान में यह जो नर्तकी की मूर्ति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्नागार क्या होती हैं। हड़प्पा में अन्नागार अनाज भंडारण के लिए बनाए गए थे, जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे। ठीक है, यह अन्नागार न केवल अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बल्कि हड़प्पा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक व सामाजिक केंद्र भी था। आर्थिक केंद्र कैसे था कि वहाँ पर वो अपने अनाज को स्टोर कर लेते थे और उसके बाद व्यापार करके सामाजिक केंद्र उसको बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार का क्या महत्व था, इम्पोर्टेंस क्या थी उसकी? ठीक है, सबसे पहले खाद्य सुरक्षा। अन्नागार अनाज के भंडारण के लिए बनाए गए थे, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी। ठीक है, राजकीय भंडारण। जो अन्नागार थे वो 133 फीट लंबे व चौड़े थे। इसे राजकीय अन्न भंडार माना जाता था। ठीक है, अब है अन्नागार की संरचना कैसी थी, स्ट्रक्चर। अन्नागार का स्ट्रक्चर कैसा था?
आकार अभी बताया 133 फीट लंबा चौड़ा था, जो 2 भागों में बटा हुआ था। संरचना, जो 2 भाग थे, प्रत्येक भाग में 6 होल थे, जिनके बीच 5 गलियारे थे। अब है सामग्री। अन्नागार ईंटों से बने हुए थे। अन्नागार का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था। अब है नेक्स्ट, अन्नागार का प्रयोग, यूजेज ऑफ अन्नागार। अनाज भंडारण, कि अनाज को स्टोर करने के लिए किया जाता था। अनाज की सफाई, अन्नागारों के समीप ही यानी कि अन्नागारों के नज़दीक अनाज की सफाई, कुटाई, पिसाई आदि के चबूतरे मिले हैं। ठीक है। प्रशासनिक व सामाजिक गतिविधियाँ, अन्नागार प्रशासनिक व सामाजिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण थे। निष्कर्ष, अन्नागार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते थे तथा हड़प्पा के लोगों के लिए आर्थिक सामाजिक केंद्र भी थे। अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं यहाँ पर। गोदीवाड़ा, जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है, गोदीवाड़ा, और जिसको हम बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है। गोदीवाड़ा या बंदरगाह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जहाज़ों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए रखा जाता है। यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जहाज सुरक्षित रूप से रुक सकते हैं ताकि माल लादा व उतारा जा सके तथा जहाज के रखरखाव व मरम्मत के काम किए जा सके। अब इसको हम बंदरगाह को विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है। जहाज़ों के ठहरने का स्थान, ये भी बताया कि बंदरगाह जो है समुद्री जहाज़ों के ठहरने का एक उचित स्थान था। गोदीवाड़ा जहाज़ों के रुकने का एक सुरक्षित स्थान होता है। ठीक है। निर्माण व मरम्मत, गोदीवाड़ा में जहाज़ों का निर्माण व मरम्मत व रखरखाव किया जा सकता है। माल का आवागमन, माल का आवागमन, गोदीवाड़ा जहाज़ों से माल उतारने व लादने के लिए पक्के घाट व प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी कि जो गोदीवाड़ा होते हैं वहाँ पर जहाज़ों से माल उतारने व लादने की उचित व्यवस्था होती है। पक्के घाट व प्लेटफॉर्म बनाए गए होते हैं। साक्ष्य, गोदीवाड़ा का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोथल में पाया गया है, जो दुनिया की सबसे पुरानी गोदीवाड़ाओं में से एक है। लोथल एक गोदीवाड़ा है, यानी कि लोथल एक बंदरगाह थी सिंधु सभ्यता में। ठीक है। व्यापारिक महत्व, गोदीवाड़ा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे जहाज़ों को माल लादने व उतारने के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्राप्त करते थे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर गोदीवाड़ा में पक्के घाट बने हुए थे, तो वहाँ पर जहाज़ों से माल लादने व उतारने के लिए एक सुविधाजनक स्थान था। उदाहरण के लिए लोथल, गुजरात में जो लोथल था, साक्ष्य जो गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता में लोथल बंदरगाह थी, वहाँ पर जो 4500 वर्ष पूर्व पुराना है, यह गोदीवाड़ा हड़प्पा सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। जो गोदीवाड़ा है वो सिंधु सभ्यता में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये लास्ट टॉपिक है धोलावीरा। ठीक है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है, सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो सिंधु घाटी से संबंधित है। यह अपनी उत्कृष्ट शहरी नियोजन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में क्लियर कर रखा है। जो हमारी इससे पहली लॉन्ग वीडियो थी सिंधु सभ्यता की, उसमें आपको सब कुछ क्लियर है। सिर्फ ये 2 टॉपिक्स रहते थे, इनको मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। जल प्रबंधन प्रणाली व सिंधु घाटी के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक होने के कारण प्रसिद्ध है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और धोलावीरा एक प्राचीन शहर है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है और इसमें शहरी नियोजन, उन्नत जल प्रणाली, ठीक है, और यह सिंधु घाटी के सबसे बड़े, जो जितने भी हमें शहरों के बारे में पता चला उनमें से सबसे बड़े शहरों में से एक होने के कारण प्रसिद्ध है। अब है धोलावीरा की प्रसिद्धि के कुछ मुख्य कारण। धोलावीरा क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है। सबसे पहले शहरी नियोजन और जल प्रबंधन। धोलावीरा का शहरी नियोजन और जल प्रबंधन कैसा था? धोलावीरा में उत्तम शहरी नियोजन व जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था थी, जिसे यह सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से अलग बनाती है। ठीक है। जो धोलावीरा था उसका शहरी नियोजन उन्नत, उत्तम और उचित जल प्रणाली
व्यवस्था थी। यहाँ वर्षा जल संचयन के लिए जलाशयों की एक श्रृंखला बनाई गई थी, यानी कि यहाँ पर वर्षा का जो बारिश का जो पानी होता था उसको इकट्ठा करने के लिए भी जलाशयों की एक संख्या बनाई गई थी। ठीक है, जो उस समय के जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, मतलब इतना पुराना, इतना प्राचीन समय में भी पानी के लिए जलाशयों की एक पूरी श्रृंखला उन्होंने बना रखी थी। अब है विश्व धरोहर स्थल। 2021 में यूनेस्को द्वारा धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ी है। ठीक है, जो धोलावीरा उसको 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान इससे बढ़ गई है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल। धोलावीरा सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ठीक है, ये हमने पीछे क्लियर कर दिया था। कलाकृतियां और अवशेष। धोलावीरा में उत्खनन में धोलावीरा की खुदाई में कई कलाकृतियां व अवशेष मिले हैं जो सिंधु सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, जो धोलावीरा की खुदाई में जो कलाकृतियां और अवशेष मिले उनसे सिंधु सभ्यता को जानने में हमें सहायता मिलती है। सभ्यता के अध्ययन में योगदान। ठीक है, धोलावीरा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि जो खुदाई में जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो कलाकृतियाँ मिली हैं या भी जो भी हमें प्रमाण मिले हैं, उनसे हम सभ्यता के अध्ययन में और ज़्यादा हमें मदद मिल सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। 2 टॉपिक्स उस वीडियो से रह गए थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सब लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs की हम एक और नई वीडियो भी पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना। थैंक यू।